जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की ह्यूमैनिटीज एजुकेटर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मेमोरी चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं बाय डिस्कसिंग ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थंबनेल को देख के तुम्हें इतना तो समझ में आ गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि तुम देख रहे हो स्क्रीन पे 15 एमसीक्यूज होंगे हमारे इस सेशन में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जहां पे मैं तुम लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप एकदम उंगली पकड़ के सारे क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझाऊंगी एंड आंसर में बताऊं कि कौन से पॉइंट्स तुम्हें आंसर में इंक्लूड करने ही करने हैं। ठीक है, साथ में तुम लोग प्रैक्टिस करते हुए जाना। ठीक है, आंसर राइटिंग का प्रोसेस, सो दैट विल बी बेस्ट। फिर हम लोग जाएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस में बन सकते हैं एंड जो तुम्हारे 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में बन सकते हैं, लाइक दैट। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज। अब मेरे स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है कि हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं, बट जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता देती हूँ। एमसीक्यूज हम लोग कुछ ऐसे करेंगे कि मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगी एंड तुम्हें टाइम दूंगी, तुम्हें उस टाइम के अंदर अपने आंसर को सोचना है एंड देन आई विल शो यू द आंसर एंड उसके हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स देते हुए चलना है। ठीक है, 15 एमसीक्यूज इस सेशन में होंगे तो 15 मार्क्स होंगे तुम्हारे एमसीक्यूज में एंड एट द एंड ऑफ द सेशन तुम्हें अपने मार्क्स को लिखना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना एंड अपने सेशन को करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू क्या है, व्हिच मॉडल डिस्क्राइब्स मेमोरी एज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो हमारा ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें हम देखते हैं कि एनकोडिंग होता है, स्टोरेज होता है एंड रिट्रीवल होता है। द ऑप्शंस आर नंबर 1 levels of processing model, number 2 information processing model, number 3 parallel distributed processing model, या फिर नंबर 4 मल्टी स्टोर्ड मॉडल। एंड द आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड। फिर मैं आंसर तुम्हें बताऊंगी। लेट मी टेक द पेन मीनवाइल, तुम लोग अपना आंसर गेस कर लो। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। वी नो दैट एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल आता है हमारा मेमोरी के प्रोसेस के अंदर। मेमोरी को हम लोग फेमसली नोन स्टेज मॉडल से भी जानते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे जो दिमाग है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन को लेती हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करती हूँ, देन मैं उसे स्टोर करती हूँ एंड जब मुझे जरूरत होती है अपने इंफॉर्मेशन को वापस से रिकॉल करने की, तो मैं रिकॉल करती हूँ इन रिट्रीवल, राइट। सो हियर encoding, storage and retrieval, ये तीनों प्रोसेसेस आते हैं। दैट्स व्हाई आर राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, आई होप नो डाउट इज देयर। इफ यू हैव एनी डाउट, बिल्कुल अच्छे से पता है तुम लोगों को कि तुम लोगों को कहाँ रीच करना है, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिख दो कि हाँ मैम मुझे ये डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, नो नीड टू बी वरीड अबाउट दैट डाउट। सो मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन भी वैसे लिखा हुआ है एंड तुम लोगों को मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है तुम लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नीचे में, एंड जिसका लिंक अगेन चैनल में भी, मेन पेज पे जाओगे होम पेज पे, तुम्हें चैनल के मोर ऑप्शंस में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो वहां से भी तुम लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वी ऑलरेडी हैव मेनी स्टूडेंट्स जो कि कनेक्टेड है मुझसे एंड पीडीएफ को लेते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगता है पीडीएफ, राइट। सो लिख भी दिया करो यार कि पीडीएफ हेल्पफुल है, राइट। सो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंसरी मेमोरी। अब तुम लोग को बताना है, मैंने पढ़ाया था ना सेंसरी मेमोरी, देन शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। आई होप तुम लोग को याद है, भूले नहीं होगे, राइट। तो सेंसरी मेमोरी का क्या फंक्शन है ये तुम्हें बताना है, सबसे मेन फंक्शन क्या है, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है। सो क्या है, नंबर 1 टू स्टोर इंफॉर्मेशन indefinitely, number 2 to process semantic information, number 3 to hold sensory information briefly, number 4 to organize information into chunks, and the right answer you have to guess in your mind। the right answer मैं बताती हूँ तुम्हें। the right answer of this question is to hold sensory information briefly, option number 3। moving on to question number 3, which type of memory has the shortest duration, यानी कि ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसका shortest duration होता है। and your option is sensory memory, short term memory, लॉन्ग टर्म मेमोरी या फिर प्रोसीजरल मेमोरी। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, एंड ये बहुत इजी है, कौन सा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन तक कौन सा ऐसा मेमोरी है जो इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, एंड यस द आंसर इज सेंसरी मेमोरी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज टिपिकली लिमिटेड टू हाउ मेनी आइटम्स, यानी कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें हम कितने आइटम्स याद कर सकते हैं, 3 से 5 आइटम, 5 से 9 आइटम, 10 से 12 आइटम, या फिर अनलिमिटेड आइटम्स। अब तुम्हें बताने हैं कि क्या है राइट आंसर, एंड द राइट आंसर यू हैव टू गेस इन योर माइंड। आई होप तुम लोग गेस कर लिए होगे, एंड यस द राइट आंसर इज 5 to 9 आइटम्स। हम 5 to 9 आइटम्स तक अपने दिमाग में
या अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर याद करके रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हम याद करने की कोशिश करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाएगा, बट इट इज़ डिफिकल्ट अगेन। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम 7 to 2 आइटम्स यानी कि वी कैन से 5 to 9 आइटम्स को हम लोग एक टाइम में मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के अंदर याद करके रख सकते हैं। आई होप यू रिमेंबर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देख रहा हो कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। विच टेक्निक इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन टू एनहांस शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब तुम्हें बताने कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं। उस ट्रिक का नाम क्या है? क्या वो उस ट्रिक का नाम रिहर्सल है? नंबर ए, number 1, number 2 it's chunking, or is it number 3 encoding, or number 4 retrieval? And this is very easy. I hope you all remember the answer, and the answer is yes, chunking। चंकिंग में हम क्या करते हैं कि ग्रुप में मतलब एक बड़ा सा नंबर है तो उसे डिवाइड करके, या कोई बड़ा सा इंफॉर्मेशन है तो उसे डिवाइड करके हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट नोन एज योर चंकिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। डिक्लेरेटिव मेमोरी इज सब डिवाइडेड इनटू विच टाइप्स। यानी कि हमारा जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो किस दो भाग में बटा हुआ है, उन दोनों टाइप्स का नाम क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टूलविंग ने डिक्लेरेटिव मेमोरी को फर्दर 2 टाइप्स में बांटा है, राइट? तो कौन सा है राइट आंसर? Right option you have to guess in your mind. First option is semantic and episodic. Option number B is procedural and implicit. Option number 3 is या C is sensory and short term, and option number D is explicit and implicit. And the right answer you have to guess in your mind. राइट आंसर क्या है? फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे दे दो, ठीक है, क्योंकि मैं भी जानूं कि तुम लोग को आता है, याद है कि नहीं, राइट? सो द राइट आंसर इज यस, semantic and episodic. Okay. Moving on to the next question, question number 7. I hope तुम लोग को अब तक 7 out of 7 मिलते हुए हैं, right? चलो, remembering how to ride a bicycle is an example of which type of memory? मैं याद करने की कोशिश करूँ कि बाइसाइकिल कैसे चलाते हैं, तो इसको हम लोग किस चीज़ का एग्जाम्पल मानेंगे? सिमेंटिक मेमोरी का, एपिसोडिक मेमोरी का, प्रोसीजरल मेमोरी का, या शॉर्ट टर्म मेमोरी का? यस, द आंसर इज प्रोसीजरल मेमोरी। अब प्रोसीजरल मेमोरी क्यों है आंसर? कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट आ सकता है। देखो, प्रोसीजरल मेमोरी इसलिए ना, बिकॉज नाम से याद हो सकता है। प्रोसीजरल मेमोरी मतलब कोई चीज का प्रोसीजर, किसी चीज को करने का, किसी काम को करने का प्रोसीजर हम लोग जो जिस मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, दैट इज योर प्रोसीजरल मेमोरी। फॉर इंस्टेंस कुकिंग एक प्रोसीजर है, एक स्किल है। बाइसाइकिल राइड करना हो, कार राइड करना हो, लिखना भी इवन हो, ये सब एक प्रोसेस है जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसकी यादें हम लोग कहाँ सेव करते हैं? प्रोसीजरल मेमोरी में। ओके, बहुत इजी था, तो आई होप डाउट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग लीड्स टू बेटर मेमोरी रिटेंशन? यानी कि अगर हम लोग को अपने मेमोरी को अच्छे से रिटेन करना है, यानी कि कोई भी चीज हमें याद करके बहुत टाइम तक याद करके अपने माइंड में सेव करके रखना है, तो हमें कौन से टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को ध्यान में रखना होगा या यूज करना होगा? ऑप्शन नंबर ए, शैलो प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी, डीप प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर सी, इट्स मेंटेनेंस रिहर्सल। एंड ऑप्शन नंबर डी, सेंसरी प्रोसेसिंग। ये तो बहुत इजी था, मैंने रैपिड रिविजन सीरीज में भी इसको एक्सप्लेन कर रखा था। एंड आई नीड द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन नंबर बी इज गोना बी द राइट आंसर। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमें वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सेव होता है, ठीक है? सो दैट इज डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में अगर किसी को डाउट है तो सी, डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मतलब कि कोई चीज के बारे में, मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था मोटिवेशन एंड इमोशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा। सो मोटिवेशन एंड इमोशन मैंने पढ़ा, ठीक है? अब पढ़ने के बाद मैंने उस चैप्टर के बारे में बहुत सोचा, उसको मैंने अपने रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया, राइट? तो इससे क्या हुआ ना कि मेरा डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग हुआ, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो चैप्टर है वो मेरे को बहुत अच्छे से याद हो गया। अब कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो फटाफट से मेरे दिमाग की बत्ती जलती है, राइट? सो दैट इज योर डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, what is the term for the phenomenon where old information interferes with the recall of new information? The options are retroactive interference, number B, proactive interference, number 3 डीके थ्योरी, नंबर 4 इज रिट्रीवल फेलियर। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर मैंने कोई पुराना इन्फॉर्मेशन याद किया, फिर मैं नया इन्फॉर्मेशन याद करने जाती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, नया इन्फॉर्मेशन भूल जाती हूँ बिकॉज ऑफ द पुराना इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट हियर इट इज रिटन। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या ये रेट्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, डीके थ्योरी है, या फिर रिट्रीवल फेलियर है? एंड द राइट आंसर इज यस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है ना कि हम लोग बेसिकली अपना जो प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन ना वो हिंडर कर देता है रिकॉल ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। मतलब पुराना जो मैंने पढ़ा था वो तो मुझे अच्छे से याद है, बट नया वाला जो आया मैं पढ़ रही थी वो मैं भूल गई।
इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा साइकोलॉजी का क्लास चल रहा था, ठीक है। अब बीच में कोई मैम आई, वो तुमको नोटिस सुना के चली गई। अब तुम्हारा ध्यान इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था साइकोलॉजी क्लास में कि कौन सा नोटिस आया गया तुम्हें याद ही नहीं है, या नोटिस सुना तो था तुमने पर तुम्हें याद ही नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। द प्रीवियसली लर्नड ऑब्जेक्ट हैव इंटरफेयर्ड विद द न्यूली लर्नड ऑब्जेक्ट। ठीक है। Moving on to question number 10, which is which mnemonic device involves creating a vivid mental image to remember information? So ऐसा कौन सा mnemonic device था जिसमें हम लोग देखते हैं कि mental image हम create करते हैं to remember something? And is it method of Loki? Number 1. Number 2, acronymics. Number 3, rhyming. Number 4, chunking. And the right answer of this question बहुत आसान है, and that is मेथड ऑफ लोकी। इसमें हम क्या करते हैं ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, विजुअल इमेजेस बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं बाजार जा रही हूँ एंड तो क्या करूँगी ना, मैं फ्रिज खोल के देखूंगी कि क्या क्या सामान मुझे लाना है। अब उस सामान को मैं इमेजिन करूंगी दिमाग में, ठीक है। अब मैं बाजार में जाऊंगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे दिमाग में है, मैंने इमेजिन करके रखा है। तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ पोटैटो लाना था, फिर टोमेटो लाना था, फिर चिलीज लाने थे, राइट। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आएंगी। तो मेथड ऑफ लोकी इज ऑल अबाउट हम मेंटल इमेज बनाते हैं, ठीक है। Moving on to question number 11, that is, which theory suggests that memory fades over time due to mere passage of time? यानी कि ऐसा कौन सा थ्योरी है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि समय के साथ साथ हमारी मेमोरी फेड हो जाती है अगर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज ना करें तो? Is this interference theory? Is this decay theory? Is this retrieval failure? Or it is reconstruction theory? So the answer is yes. इट इज डीके थ्योरी। हम लोगों ने पढ़ा था डीके थ्योरी के बारे में, जहाँ पे क्या होता है ना कि अगर हम अपने मेमोरी को बहुत टाइम तक यूज ना करें तो वो डीके हो जाता है, फेड हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं। ऐसा कहना था डीके थ्योरी का, जो कि फर्दर क्रिटिसाइज हुआ और नए नए थ्योरी आते गए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी, राइट। Moving on to next question, question number 12, which is the process of repeatedly verbalizing or thinking about information to be stored in memory is called what? अब हम लोग कोई चीज को याद करना चाह रही हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें बार बार रिपीट कर रही हूँ, कंटिन्यूसली रिपीट कर रही हूँ, बार बार सोच रही हूँ उसके बारे में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एलैबोरेशन का, रिहर्सल का, एनकोडिंग का, या फिर रिट्रीवल का? कौन सा ऑप्शन है राइट आंसर? यू हैव टू थिंक एंड द राइट आंसर इज यस। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, रिपीटेडली वर्बलाइज करते हैं, राइट। सो मैंने काटा नहीं है वैसे, तो इसका राइट आंसर है तुम्हारा रिहर्सल, ऑप्शन नंबर बी। So moving on to the next question, which is question number 13. Which type of long-term memory is involved in recalling personal experiences and events? अब तुम्हें बताना है कि ऐसा कौन सा long-term memory का type है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, recall करते हैं कुछ personal experiences या फिर events of our lifetime. And the option is number 1, semantic memory, number 2, procedural memory, number 3, episodic memory, or number 4, impulsive memory. And yes, the right answer is your episodic memory. Episodic memory is all about जहाँ पे हम अपने episodes of life को याद रखते हैं, ठीक है। So episodes of memory, life experiences, events, ये सारी चीजें हमारे आती हैं episodes of episodic memory में। So I hope यहाँ पे कोई गलती नहीं किया होगा। अगर गलती किया है तो एक बार रैपिड रिवीजन सीरीज अगर तुम लोग देख लोगे ना तो वापस से तुम्हारे सारा का सारा जो चैप्टर है वो तुम्हारे दिमाग में वापस से आ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो तुम लोग आराम से क्या कर सकते हो, वीडियो लेक्चर है, डिटेल में बना कर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा 1 आवर निकालो और उस वीडियो को देख लो, क्लियर हो जाएगा सब, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. So we are almost going to end our MCQs, so I hope तुम लोग एंजॉय कर रहे हो MCQ सेशन को, राइट। सो व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग टू रिट्रीवल फेलियर थ्योरी? अब हम लोगों ने रिट्रीवल फेलियर थ्योरी के बारे में पढ़ा था ना, तो अब तुम्हें बताना कि प्राइमरी रीजन क्या होता है रिट्रीवल फेलियर का। ऑप्शन है नंबर 1, मेमोरी डीके हो जाता है, नंबर 2, इंटरफेरेंस हो जाता है, नंबर 3, लैक ऑफ रिट्रीवल क्यूज, या फिर नंबर 4, ब्रेन इंजरी। एंड इट इज अगेन वेरी इजी, अगर तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आंसर तुम्हें समझ में आ जाएगा, राइट। सो द आंसर इज लैक ऑफ रिट्रीवल फेलियर्स। हम लोग रिट्रीवल फेलियर हमारा क्यों हो जाता है? बिकॉज हम लोग रिट्रीवल क्यूज नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने कोई पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लिया पर मैंने अपने चैप्टर को कनेक्ट नहीं किया तो मैं भूल जाऊंगी, राइट। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट मैंने पढ़ा, सेकंड मैंने पढ़ा, थर्ड मैंने पढ़ा, अब सारे चैप्टर्स को मैं एक दूसरे से लिंक करूं, ठीक है, कोई एसोसिएशन बनाऊं, तो मुझे सारे के सारे चैप्टर याद भी रहेंगे बहुत टाइम तक और मैं कनेक्ट भी करती चली जाऊंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, मेरा जो मेमोरी है वो मेरे दिमाग में रहेगा for a long time. So this is retrieval cues. Moving on to question number 15, which is our one of the last one.
of this session. So what does the term retrieval queue refer to in memory processes? तो retrieval queue का मतलब क्या होता है? Number one, technique to encode information deeply. Number two, external or internal stimulus that triggers memory retrieval. Number three, a strategy to organize information in brain. And number four, a device used to enhance sensory memory. And the right answer of this question is, so the answer is yes, option number B, which is external or internal stimuli that triggers memory retrieval. Retrieval queue का best example मैं तुम्हें थोड़े देर में देती हूँ, ठीक है? When we will start our NCERT solutions, ठीक है? So with this we have actually completed our whole MCQ session and अब सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करने से पहले रुक जाओ, तुम्हें क्या करना है ना कि अपने मार्क्स को आउट ऑफ 15 आई वांट टू नो कि तुम लोगों ने कितना स्कोर किया है हमारे एमसीक्यूज के सेशन में। तो फटाफट से अपने एमसीक्यूज के मार्क्स लिखो वीडियो को पॉज करके एंड देन come back and let's do our NCERT solutions. Okay? I hope तुम लोग वापस आ गए हो अपने MCQs के मार्क्स लिख के। तो चलो हम लोग करते हैं स्टार्ट अपने NCERT solutions को डिस्कस करना। उससे पहले मैं बता दूं तुम लोगों को जो 15th MCQs था और मैंने बताया था रिट्रीवल क्यूज के बारे में। तो रिट्रीवल क्यूज अब तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे तुम्हारे स्क्रीन पे हाईलाइटेड है कुछ वर्ड्स इन द होल आंसर्स। अब ये क्यों हाईलाइटेड है? बिकॉज इस हाईलाइटेड वर्ड से ना फटाफट मेरी मेमोरी या यू कहो मेरा ब्रेन ट्रिगर होगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है पूरे पेज में लिखा हुआ वो मुझे याद आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस, ठीक है? सो दिस इज योर रिट्रीवल क्यू। रिट्रीवल क्यू मतलब हम लोग जब भी अपने नोट्स बनाते हैं ना तो कुछ चीजें हम लोग बोल्ड लिखते हैं, कुछ चीजें अगर तुम लोगों ने देखा होगा मेरा नोट्स, मैंने कुछ चीजें ब्लैक पेन से लिखी है, रेड पेन से लिखी है, राइट? कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन की होती है। तो वाई? बिकॉज ऑफ रिट्रीवल क्यू। उन मतलब rather than reading the whole page I can just read that important words and मुझे सारा का सारा जो information है वो याद आ जाता है। तो that is your retrieval cue, ठीक है? ये best examples है and I hope तुम लोग समझ गए हो, ठीक है? Moving on to the first question of our NCERT solution, which is what is the meaning of the term encoding, storage and retrieval? तो अब तुम्हें बताना है कि meaning क्या होता है retrieval का, encoding का and storage का। सबसे पहले इनकोडिंग का मतलब हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, इंफॉर्मेशन जहाँ पे रिकॉर्ड होता है एंड रजिस्टर होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर इनकोडिंग, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं, उसका मीनिंग को समझने की एज अ होल कोशिश करते हैं, ठीक है? स्टोरेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज है डेफिनेटली, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। वेयर एज थर्ड की बात करें रिट्रीवल की, तो रिट्रीवल में हम क्या करते हैं? जो स्टोर इन्फॉर्मेशन होता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन को हम अपने अवेयरनेस में लाते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने पूरा का पूरा मेमोरी चैप्टर को लर्न कर लिया, अब मैं टेस्ट दूंगी तो टेस्ट देते टाइम मुझे क्या करना है? जो भी याद किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, स्टफ है, वो मैं अपने अवेयरनेस में लाऊंगी, ठीक है? दैट इज व्हाट योर रिट्रीवल इज ऑल अबाउट, जहाँ पे हम अपने याद किए हुए इन्फॉर्मेशन को अवेयरनेस में वापस लाते हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू the next question, question number 2. How is information processed through sensory, short term and long term memory? अब information कैसे प्रोसेस होता है सेंसरी में, शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है? तो कैसे होता है? पहले तो हम लोग को इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है? डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स बट इंट्रोडक्शन हमेशा देना चाहिए, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देंगे कि भाई एटकिंसन एंड शिफरिंग ने ये मॉडल दिया है विच इज नोन एज स्टेज मॉडल, राइट? स्टेज मॉडल के अंदर हमारे आते हैं सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो मेमोरी है इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या करते हैं? अपने सेंसेस की इंफॉर्मेशन को या सेंसरी स्टिमुलस को रिकॉर्ड करते हैं एंड दिस डू हैव अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके, लेस देन अ सेकेंड। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम लोग ये लिख सकते हो एग्जैक्टली। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल अबाउट जहाँ पे लिमिटेड रिकलेक्शन हम लोग करते हैं ऑफ रिसेंटली परसीव्ड स्टिमुलाई, मतलब कि हम अपने कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग आसपास देख रहे हैं उसे बहुत कम टाइम के लिए स्टोर कर पाते हैं। लिमिटेड रिकलेक्शन ऑफ रिसेंटली परसीव्ड स्टिमुलाई, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल एक फोन नंबर या फिर एक ऑर्डर जो मैंने किसी से रिसीव किया है, तो दैट आई विल बी हैविंग इट इन माय माइंड बट नॉट मोर देन 30 मिनट्स, यानी कि 30 सेकेंड्स, तो 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर मैं उस इंफॉर्मेशन को भूल जाऊंगी, तो ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत ईजी होती है, राइट? सो इजी इन द सेंस दैट लॉन्ग टर्म मेमोरी इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम क्या करते हैं? परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में। फॉर इंस्टेंस मेरा बर्थडे डेट हो गया या फिर मेरे पेरेंट्स का फोन नंबर हो गया, राइट? सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज देयर इन माई लॉन्ग टर्म। अब इसका एक कंक्लूजन दे दो। कंक्लूजन कैसे लिखोगे? Each of these memory system is seen as different is
seen as differing in the ways they process information. ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है बट एट द सेम टाइम इंटरकनेक्टेड है एंड वर्क करते हैं एक सिस्टम की तरह. दैट यू कैन राइट. राइट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अगर ये 6 मार्क्स के लिए ना तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इंट्रोडक्शन दे दो, एक कंक्लूजन दे दो, बीच में बाकी तीनों को समझा दो एंड अगर ये डायग्राम दे दो ना तो तुम्हारा मार्क्स कोई नहीं काट सकता है. अगर ये क्वेश्चन उठ के आ जाए आई गारंटी तुमको फुल 6 मार्क्स मिलेंगे. ये डायग्राम ढंग से देख लियो. ठीक है. इस डायग्राम को बोलते हैं स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन which is question number 3. How are maintenance rehearsal different from elaborative rehearsal? Maintenance rehearsal कैसे different होता है elaborative rehearsal से? यहाँ पे बच्चे भी confuse हो जाते हैं तो तुम लोग को ध्यान से समझना है कि ये दोनों में difference क्या है. So maintenance rehearsal is all about जहाँ पे हम short term memory के अंदर जिसको use करते हैं. Maintenance rehearsal में क्या होता है ना कि मैं बार बार कोई word को repeat करूंगी, कोई information को repeat करूंगी या उसके बारे में बार बार सोचूंगी. तो that is your maintenance rehearsal. And elaborative rehearsal on the other हैंड इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट योर इलेबोरेटिव रिहर्सल जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं. ठीक है. एंड कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं. दैट्स ऑल अबाउट योर इलेबोरेटिव रिहर्सल एंड मेंटेनेंस रिहर्सल एंड यही चीजें तुम्हें लिख देनी है यहाँ पे. ठीक है. जनरली ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स से ज्यादा आएगा नहीं. ठीक है. So basics देखते हुए चलो. Moving on to question number 4. Differentiate between declarative and procedural memory. तो differentiate मतलब differences बताने हैं तुम्हें. Generally तुम लोग paragraphs में भी लिख सकते हो या फिर table भी बना सकते हो. ठीक है. I will suggest you because it is psychology तो it will be best if you write in paragraph. ओके. बट अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग टेबल ज्यादा प्रेफर करोगे तो यू कैन गो विद इट. यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके. और डाउट विद इट. सो या डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब कि वो मेमोरी जो जनरली कंसिस्ट करता है फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है. एंड प्रोसीजरल मेमोरी मतलब कि हमारे प्रोसीजर, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, कोई भी चीज को बनाने का प्रोसीजर हो, चाहे खेलने का प्रोसीजर हो, राइट, चाहे बास्केटबॉल खेलना हो, चाहे कार चलाना हो, चाहे बाइसाइकिल चलाना हो, ये सारे प्रोसेस या प्रोसीजर या स्किल हमारे दिमाग में रहते हैं एंड दैट प्रोसेस और दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर प्रोसीजरल मेमोरी. ओके. टू बी मोर स्पेसिफिक. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. तो तुम्हें वही लिख देना है. बहुत इजी था. तो यही तुम अपने वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करके लिख सकते हो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज फॉरगेटिंग टेक्स प्लेस. देखो अब तुम लोग क्या कर सकते हो ना, मुझे तो वैसे भी पहले बता देना चाहिए बट अभी मैं बता दे रही हूँ. तुम लोग को ध्यान में रखना ये बात कि जब भी हम लोग अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को करें तो तुम लोग अपने कॉपीज को निकाल लो. ठीक है. या बुक्स को निकाल लो, क्वेश्चन देखो एंड अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो. जैसे भी तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो सॉल्व करो. ठीक है. एक बार तुम सॉल्व कर लिए अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खुद से, तब आके इस वीडियो को देखो एंड तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आंसर्स में क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीजें तुम्हें अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी थी या नहीं इंक्लूड कर पाए हो. राइट. बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट गोना बी सो लॉन्ग तो तुम लोग आराम से अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो. साथ में अपने आंसर राइटिंग को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो बिकॉज मैं बता रही हूँ कि कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना होगा. राइट. एंड कौन से वे में बेटर होगा लिखना. सो you should follow. I'll say you should follow this method because this is gonna be helpful. अगली बार से मैं थोड़ा पहले बता दूंगी but you have to keep thinking about this and you have to keep doing this thing. Okay, this is gonna be helping you a lot. Okay, so moving on to the next question. Question number 5 कि forgetting कैसे takes place करता है. अगर ये short marks के लिए आए ना, जैसे 2 marks वगैरह के लिए, इतना points लिख देना काफी है कि हम लोग फॉरगेटिंग मतलब कोई भी याद किया हुआ चैप्टर्स या इन्फॉर्मेशन कैसे भूल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लर्निंग को याद किया पर मैं भूल गई वो चैप्टर. तो क्या गलती थी कि मैं भूल गई. सबसे पहले मैंने मेमोराइज नहीं किया, मैंने रिविजन नहीं किया. नंबर 2 मैंने ठीक से समझा नहीं था उस चैप्टर को, दैट्स व्हाई मैं भूल गई. नंबर 3 जब मैं स्टोर करी थी यानी कि वो जो चैप्टर है मैं जब लर्न करी थी ना तो लर्निंग के टाइम पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया. फॉर एग्जांपल मैंने लर्न किया मतलब जैसे ही मैंने वीडियो लेक्चर देखा उसके बाद फिर मैं जाके सोने के बजाय गेम खेलने लगी या फिर इंस्टाग्राम चलाने लगी. तो इससे क्या हुआ ना कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस होने के लिए जिसको टाइम देना चाहिए था मुझे, मैंने उसे टाइम नहीं दिया पर मैंने उसे कोई और काम में लगा दिया. तो इससे क्या हुआ, उससे प्रेशर क्रिएट हुआ एंड मेरा जो लर्निंग का चैप्टर है वो अच्छे से सेव नहीं हुआ और जिसकी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा वो इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से मैं चैप्टर को भूल गई हूँ. राइट. सो दैट इज द प्रॉब्लम्स विच जनरली हैपेंस विद अस, जिसकी वजह से हम लोग फॉरगेट कर देते हैं कोई भी चैप्टर्स को, कोई भी लेसन्स को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हैं.
अब मेन रीजन अगर 6 मार्क्स का है तो ये 3 रीजन, मतलब एक इंट्रोडक्शन लिख देना एंड ये 3 पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देना। 3 पॉइंट्स मतलब forgetting due to trace decay number 1, number 2 is forgetting due to interference and forgetting due to retrieval cues। इन तीनों को एक्सप्लेन करना, फिर एक इंट्रोडक्शन ले देना एंड एक तुम्हारा कंक्लूजन देना। 5 पॉइंट्स हो गए। 6 पॉइंट्स में तुम अगर अपने आप से कुछ इंक्लूड कर सकते हो दैट विल बी बेस्ट। 6 मार्क्स के लिए लिख रहे हो, 6 पॉइंट होगा तो बेस्ट होगा, राइट। सो इस तरीके से तुम अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। मेरा कहना तो यही है। 6 मार्क्स में अगर 6 पॉइंट्स लिखते हो ना तो मैम मार्क्स कहाँ काट रही है वो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। एंड अगर तुम लोग 6 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स लिखोगे ना तो मैम लोग कम मार्क्स देंगे या तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि मार्क्स काटा तो काटा क्यों, क्या नहीं समझ में आया मैम को, राइट, या क्या हमारे आंसर में मिसिंग था। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि 4 मार्क्स का है 4 पॉइंट्स लिखो, 6 मार्क्स का है 6 पॉइंट्स लिखो, दैट विल बी बेस्ट। ओके, दैट विल इंश्योर योर मार्क्स आई कैन से। सो तो फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस थ्योरी की बात करें, सो फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस थ्योरी में क्या होता है ना कि हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, जैसे कोई चैप्टर याद किया मैंने लेकिन उसको मैंने बहुत टाइम तक यूज नहीं किया, बहुत टाइम तक उसको रिकॉल नहीं किया एंड रिवाइज नहीं किया, तो इससे क्या हुआ, मैं भूल गई। दैट इज योर फॉरगेटिंग ड्यू टू ट्रेस डिके। फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस में क्या होता है ना कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन याद करती हूँ पर क्या होता है ना कि मैं उसे अच्छे से प्रोसेस करने का टाइम नहीं देती हूँ, जिसकी वजह से मैं भूल जाती हूँ। इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे तुम लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव का याद रखने का एक बेस्ट तरीका मैंने बताया था, फॉरवर्ड मूविंग। फॉरवर्ड मूविंग मतलब फॉरवर्ड वाला ही मूव हो जाता है, मतलब अभी जो याद किया न्यू लर्निंग जो है ना वो भी भूल जाते हो तुम। एंड बैकवर्ड लर्निंग में क्या होता है ना, बैकवर्ड मूविंग में यानी कि रेट्रोएक्टिव में हम लोग पीछे का भूल जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर। फॉरगेटिंग ड्यू टू रिट्रीवल फेलियर में क्या होता है ना कि हम अपने आप को कुछ क्लूज नहीं दे पाते टू रिमेंबर समथिंग, दैट इज व्हाट नोन एज रिट्रीवल फेलियर, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से इलैबोरेटली डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज रिट्रीवल रिलेटेड फॉरगेटिंग डिफरेंट फ्रॉम फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस। यानी कि रिट्रीवल रिलेटेड फॉरगेटिंग और फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रिट्रीवल फॉरगेटिंग में क्या होता है ना कि हम अपने आप को कुछ क्लूज नहीं दे पाते जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। Whereas forgetting due to interference में क्या होता है ना कि हम अपने आप को इंटरफेयर कर देते हैं, मतलब जब हम याद कर रहे होते हैं तो बीच में कोई तुमको इंटरफेयर डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फॉर एग्जांपल एक लर्निंग कर रहे हो उसके बाद दूसरी लर्निंग फटाफट से कर ले रहे हो, जैसे मैंने बताया था अभी साइकोलॉजी का लेक्चर देखा, फिर जाके तुम लोग सोशियोलॉजी का लेक्चर देख रहे हो, तो क्या हो रहा है ना, इससे तुम्हारा मेमोरी डिस्टर्ब हो रहा है, तो तुम या तो पहले का भूलोगे या तो बाद में का भूलोगे, राइट, या तो तुम लोग साइकोलॉजी के कुछ मटेरियल्स भूल जाओगे या फिर सोशियोलॉजी के कुछ मटेरियल्स भूल जाओगे। तो दिस इज योर इंटरफेरेंस, जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दूसरे इन्फॉर्मेशन से क्लैश हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, कुछ ना कुछ तुम लोग भूल जा रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंस, जो कि तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। डिफाइन निमोनिक्स की बात करें तो निमोनिक्स क्या होता है ना कि हमारे मेमोरी को एनहांस करने वाले कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज या ट्रिक्स को हम निमोनिक्स के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था एक सेपरेट वीडियो में, इफ यू रिमेंबर, एंड इस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है तो यू कैन गो एंड सी इट, राइट। सो निमोनिक्स के अंदर आते हैं तो तुम्हें इसमें क्वेश्चन में फर्दर बोला गया कि तुम्हें एक प्लान दो जिससे मैं अपने आप को या कोई भी अपने मेमोरी को इम्प्रूव कर सके। सो वट एवर यू हैव रेड इन बुक, ये भी तुम लिख सकते हो, या फिर तुम्हारे पास बुक के बाहर कोई और क्रिएटिव आइडियाज हैं तो तुम लोग वो भी मेंशन कर सकते हो। वैसे मैं तो बोलूँगी बुक ही वाला मेंशन करो, बट क्रिएटिव वाला भी अपने साथ लेकर रखो, ठीक है, ताकि एंड में 1-2 पॉइंट तुम लोग अपना क्रिएटिव वाला ऐड कर सको, दैट विल बी बेस्ट। वेल, निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस के अंदर आते हैं कीवर्ड मेथड, जहाँ पे हम लोग कीवर्ड बना के याद करते हैं, मेथड ऑफ लोकी जिसके बारे में मैंने बताया था, मेंटल इमेजेस बनाते हैं। निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चंकिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग इन पार्ट्स। वेराज फर्स्ट लेटर टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हम लोग फर्स्ट लेटर को याद कर लेते हैं, जैसे विबग्योर, अगर ये वर्ड याद है तो हम लोग को कलर्स हैं और रेनबो वो हमें याद रहते हैं, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ तक जिसने भी कंप्लीटली देख लिया है, एक छोटा सा ब्रेक ले लो फॉर at least 5 minutes and then you come back and let's solve the most important questions of the chapter. So moving on to question number 1, differentiate between semantic and episodic memory. तो मैं पेन नीचे जा रहा है, right? Well, सिमेंटिक एंड एपिसोडिक मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। सिमेंटिक मेमोरी मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ना जो हमारे जीके बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल
नोइंग द कैपिटल ऑफ अ कंट्री, ये जीके बेस्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो जीके बेस्ड जनरल नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे सिमेंटिक मेमोरी में होती है। एंड एपिसोडिक मेमोरी में हमारे क्या होता है, एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर इवेंट्स होते हैं, राइट। जैसे इसका एग्जांपल भी है तुम्हें बेस्ट वाला, रिमेम्बरिंग योर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, सो दैट इज गोना बी योर एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड ऑफ योर लाइफ, राइट। व्हाट इज प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव, मैं वापस से रिकॉल नहीं करूंगी बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत बार, जैसे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, 2 बार मैंने डिस्कस कर रखा है अबाउट प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव, ठीक है। सो अब तक तो आई कैन डेफिनेटली मेक श्योर दैट तुम लोग को ये तो याद हो ही गया होगा कि प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव क्या होता है, राइट। वेराज मैं सजेस्ट करूंगी कि पीडीएफ लेके एक बार रीड भी कर लो ताकि ये तुम्हें हमेशा के लिए याद ही हो जाए कि व्हाट इज दिस। मूविंग ऑन टू केस बेस्ड क्वेश्चन, जो कि तुम लोग की डिमांड थी कि केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मैम ये भी समझा दो। तो इस चैप्टर में क्या केस बेस्ड बन सकता है ये हम लोग देखते हैं। केस क्या है कि रवि is preparing for exams. He studies history in morning and maths in evening. Later he finds it hard to remember the history content. अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना जी, कि रवि नाम का एक स्टूडेंट है जो कि अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है। हिस्ट्री वो सुबह में पढ़ता है एंड मैथ्स वो शाम को पढ़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है हिस्ट्री को याद करना। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज रवि एक्सपीरियंसिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो यहाँ पे रवि कौन से टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को फेस कर रहा है। सो दिस इज योर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। एक्सप्लेनेशन बताना, तो ये जो नया मैथ्स का लर्निंग है ना, वो मतलब डिस्टर्ब हो जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियसली लर्न हिस्ट्री। यानी कि जो नया मैथ्स पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में रहता है, बट हिस्ट्री जो उसने पहले पढ़ा था वो उसके दिमाग में नहीं रहता, राइट। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बैकवर्ड मूविंग इसे हम लोग कहते हैं। बैकवर्ड मूविंग मतलब आगे का भूल जाना, बट बैकवर्ड मूविंग इज ऑल, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि हमारा जो पहले वाला इंफॉर्मेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं, बैकवर्ड मूविंग मतलब, ठीक है। सो दैट इज योर रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट है तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। नेहा जो है उसका विविड मेमोरी है ऑफ हर 10th बर्थडे पार्टी। शी कैन रिकॉल द गेस्ट डेकोरेशंस एंड केक डिटेल्स। सो विच टाइप ऑफ मेमोरी इज बीइंग यूज्ड एंड व्हाई। यहाँ पे बोला गया है कि नेहा जो है उसको अपना 10th बर्थडे याद है कि 10वें बर्थडे पे उसको क्या डेकोरेशंस हुआ था, क्या गिफ्ट्स मिले थे, क्या गेस्ट, कौन से गेस्ट आए थे, एंड केक के भी डिटेल्स उसे याद है। तो ये कौन से मेमोरी का एग्जाम्पल है ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड क्यों उसे याद है, लाइक what is the logic behind it, you have to explain like that. So the answer is type of memory की बात करें तो ये episodic memory है, and reason उसको episodic memory क्यों याद है, because episodic memories ऐसे memories होते हैं जो हमारे personal life के experiences को या फिर हमारे कुछ events of the life को याद रखने वाले, store करने वाले memory के ऐसे हिस्से होते हैं, right? Next is define chunking. चंकिंग क्या होता है एंड एक्सप्लेन करो इसकी सिग्निफिकेंस को। सो चंकिंग मतलब कि हम अपने इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल ग्रुप्स में या डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमारे चंकिंग के मेथड से क्या होता है ना कि हम इंफॉर्मेशन को बहुत टाइम तक याद कर सकते हैं, हमारे रिकॉल को ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बड़ा सा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी जगह पर कोई बड़ा नंबर हम लोग ले लें तो उसको अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करके लर्न करें, सो दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट, एंड इससे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है चंकिंग के लिए, तो मैं बता दूं, लेट्स सपोज तुम्हारा एक चैप्टर है विच इज लर्निंग, लेट्स सपोज, ठीक है। तो लर्निंग का चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसको रीड कर पाना एक ही बार में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा मोस्ट ऑफ यू को, जैसे मेरे टाइम में मुझे लगा था। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इस मामले में हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को डिवाइड कर दो इन नंबर्स। लेट्स सपोज पूरे चैप्टर को डिवाइड किया तो मेरे को 6 टॉपिक्स मिल रहे हैं। अब 6 टॉपिक्स को मैं 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस 2 शिफ्ट में डिवाइड करना हुआ तो एक बार में तीन टॉपिक्स मैं रीड करूंगी, एंड दूसरे बार में मैं आफ्टर अ ब्रेक दूसरे बार में मैं बाकी 3 टॉपिक्स को रीड करूंगी। सो दिस इज गोना बी चंकिंग, जहाँ पे मैं बड़े से चैप्टर को डिवाइड कर दूंगी इन पोर्शंस एंड लर्न करूंगी। सो दिस इज योर चंकिंग। देखा मैंने चंकिंग को अपने रियल लाइफ में कैसे यूज किया है। सो दिस इज व्हाट you don't have to just learn or read, you have to use it in your practical life, right? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा केस बेस का कि मीरा है एक लड़की जिसने जो भूल जाती है अपने डिटेल्स ऑफ द चैप्टर शी स्टडीड लास्ट मंथ, ओके। हाउएवर शी गिव्स द चैप्टर कीवर्ड्स, शी क्विकली रिकॉल्स द कंटेंट। What role do retrieval cues play in this situation? तो मीरा अपने चैप्टर को बहुत टाइम पहले पढ़ी होती है, मतलब यू कहो लास्ट मंथ पढ़ी होती है, और वो भूल जाती है अपने डिटेल्स ऑफ द चैप्टर। लेकिन जैसे ही वो अपने चैप्टर के नोट्स को पढ़ती है, उसमें कुछ कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, उसको सारा का सारा चैप्टर फटाफट से वापस याद आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रिट्रीवल क्यूज
क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो फटाफट से उसकी मेमोरी को याद दिला रहे हैं उसे, राइट। तो एक्टिव मेमोरी ट्रेसेस कीवर्ड्स उसे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, तो ट्रिगर द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन विच इज देयर इन हर माइंड। फैसिलिटेट रिकॉल, इसमें रिकॉल करने में उसको हेल्प करें। तो ये दोनों पॉइंट्स तुम लोग अपने आंसर में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा हाउ आर रिट्रीवल क्यूज, व्हाट आर रिट्रीवल क्यूज एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स। रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं एंड उसका एग्जांपल दो। तो यहाँ पे तुम लोग देख लोगे, इसको रीड कर लो, ठीक है, बिकॉज मैंने रिट्रीवल क्यूज को बहुत बार बार बता रखा है इसी लेक्चर के दौरान, राइट। सो यू जस्ट रीड दिस क्वेश्चन आउट एंड वन होमवर्क आई एम गिविंग यू हियर, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी, जो कि तुम्हारे बॉक्स में दिया होगा, राइट, विच यू शुड नॉट एट ऑल इग्नोर बिकॉज टीचर्स बुक के अंदर से भी क्वेश्चन देती है, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, जितना भी शॉर्ट में हो सके तुम लोग लिख के दे दो, या तुम लोग आराम से अपने आंसर्स को लिखो, मैं देखूंगी एंड तुम लोग को कमेंट में रिप्लाई भी करूंगी दैट यस इट इज योर राइट आंसर। ओके, सो या विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पूरे एमसीक्यूज, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुम लोग को कोई और डाउट रह नहीं गया होगा। अगर डाउट है तो डेफिनेटली बेझिझक तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं जल्दी से जल्दी तुम लोग को रिप्लाई कर दूंगी, तुम्हारे डाउट्स का आंसर दे दूंगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।